साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी पिछले कुछ दिनों से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और मेरे पास कई व्यूवर्स के मैसेज आए, कॉल आई कि सर आजकल वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे। तो वजह मैंने बता दिया आपको। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने वीडियो लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन जारी की है, उसमें बहुत सारी बातें आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो अब भविष्य में अध्यापकों की जो भर्ती होगी, चाहे वो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, स्कूल लेक्चरर हो, तो जितनी भी अध्यापकों की भर्ती होंगी, उन भर्तियों में एक नया तरीका, नया पैटर्न इन्होंने लागू किया है। जी हाँ दोस्तों, तो उस पर हम बात करेंगे कि आखिर भविष्य में जो भर्तियां होने वाली है अध्यापकों की, टीचर्स की, तो उसमें किस तरीके की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, क्या क्या आपको करना होगा। तो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। और साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस प्रक्रिया से जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट्स हैं, बेरोजगार हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि कितनी सही है और ये कितनी गलत है, इस पर हम बात करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें बहुत से बदलाव, बड़े बदलाव उसमें किए गए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, जिस पर मैं बात करना चाहूँगा आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि इन फ्यूचर यदि आपको टीचर्स बनना है तो आपको कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो यहाँ पर इसको मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि देखिए, यदि आपको टीचर बनना है तो पहले आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक की यदि बात करें तो केवल आपको जो रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा है वो ही पास करनी होती थी, उसके बाद आप टीचर बन जाते थे। लेकिन अब आपको टीचर बनना है तो आपको रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा, यानी कि उसकी अच्छी तैयारी आपको करनी है और उसको पास करना है। उसके बाद यानी कि रिटन एग्जाम पास करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपका देखा जाएगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड हैं, वो देखा जाएगा और वो जांचा जाएगा। उसके बाद यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड को देखने के बाद तीसरी जो प्रक्रिया है वो है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, 2 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। या आपको 3rd ग्रेड टीचर बनना है, 2nd ग्रेड या स्कूल लेक्चरर, तो आपको साक्षात्कार देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो तीसरा जो चरण है वो रखा है इन्होंने साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू का। तो आपको इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू में भी आपको पास होना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3 चरण पास कर लिया। चलिए मान लीजिए आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया। अब इंटरव्यू पास करने के बाद भी देखिए एक और चीज, यानी कि एक और प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, और वो है डेमो क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, आपको आपका जो पढ़ाने का तरीका है कि आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, कैसे आपका पढ़ाने का तरीका है, ये भी आपका जांचा परखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 3 चरणों से गुजरने के बाद, माना कि आपने तीनों चरण पास कर लिए, अब जैसे ही तीनों चरण पास करेंगे तो आपको स्कूल आवंटित की जाएगी, यानी कि सरकारी स्कूल आपको अलॉट कर दी जाएगी और उस सरकारी स्कूल में आप पढ़ाने लग जाओगे। वहाँ पर आप पढ़ाओगे और आपके पढ़ाने के बाद जो वहाँ का प्रिंसिपल है, यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल है, वो वेरीफाई करेगा कि हाँ आप सही पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, और आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है। यानी कि वहाँ पर भी आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। तो यहाँ पर चौथी चरण की मैं बात करूँ तो जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाओगे, उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपको कितने मार्क्स देता है, आपके पढ़ाने का तरीका उसको कितना जचता है या नहीं जचता है। यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो आपकी अनुशंसा करेगा, उसकी अनुशंसा पर ही आपको फिर स्थायी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से 4 चरण आपको पास करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। 4 चरणों को पास करने के बाद ही आप स्थायी टीचर बन पाएंगे। तो इस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी हाल ही जो गाइडलाइन जारी की नई शिक्षा नीति की, उसके अंतर्गत आपको इन फ्यूचर यदि टीचर बनना है तो आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जो प्रक्रियाएं मैंने अभी आपको बताई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति कितनी सही है या कितनी गलत है। यहाँ पर मैं केवल अपनी राय है या फिर अपने विचार है वो मैं यहाँ पर रखूँगा, अपनी बात यहाँ पर रखूँगा। हो सकता है शायद मैं सही नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे अपने विचार है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो 4 स्टेप जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो गाइडलाइन है उसमें बताए गए हैं, मेरे ख्याल से इनमें बहुत सी खामियां हैं। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि वैसे ही टीचर्स बनने के लिए जो कैंडिडेट है वो बहुत सी परीक्षाएं ऑलरेडी पास करके आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आपको टीचर बनना होता है तो 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको BSTC या बीएड करनी होती है, यानी कि उसके लिए भी एग्ज़ाम आपको देना होता है। तो आप एग्ज़ाम देकर के BSTC में एंट्री करते हैं, बीएड में आप एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर आप 2 या 3 साल के लिए आप BSTC बीएड करते हैं। उस दौरान भी आपको बहुत से एग्ज़ाम पास करने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत से टेस्ट और टेस्ट के साथ ही लास्ट का जो ईयरली एग्ज़ाम है वो आपको पास करना होता है और वहाँ पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करके उस परीक्षा को पास करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बीएड या BSTC आपको करनी होती है और बीएड BSTC करने के बाद भी आप टीचर नहीं बने, केवल आपको एक डिग्री मिलेगी। तो उसके बाद जब विज्ञप्ति आती है उसके लिए फिर से कैंडिडेट तैयारी करता है। जी हाँ दोस्तों, कितने स्टेप पहले ही वो पार कर चुका होता है, लेकिन यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो और 4 स्टेप बढ़ा दिए गए, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर इतने स्टेप यानी कि इतनी परीक्षाएं यदि पास करनी पड़ेगी तो फिर भला टीचर्स कौन बनना चाहेगा। इससे बढ़िया तो है कि लोग तैयारी करके RS बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, क्योंकि इतनी तैयारी करके तो मैं कहता हूँ शायद IAS आप बन ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। और दोस्तों रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद यदि इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू से बहुत सारी विसंगतियां मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि इंटरव्यू का जैसे ही नाम आता है तो ये मान ली कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जो है, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और इंटरव्यू की वजह से जो भर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है भर्ती को कंप्लीट होने में, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो ये भी एक माइनस पॉइंट, यानी कि इससे भी एक दिक्कत या फिर समस्या पैदा हो सकती है। और इसके बाद जो एक और चैप्टर इसमें जोड़ा गया है कि आपका डेमो क्लासेज, यानी कि स्कूल में आपको पढ़ा करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रिंसिपल की अनुशंसा पर आपको स्थायी किया जाएगा वो आपको मार्क्स देगा कि आप कितना पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, किस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो देखिए, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल का जो व्यू है या फिर उसका जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से आप पढ़ाएं। आपका और उसका जो दृष्टिकोण है, पढ़ाने का तरीका है, वो हो सकता है मैच करे या नहीं करे, या फिर हम पूरी तरह से प्रिंसिपल पर डिपेंड हो जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। जी हाँ दोस्तों, तो प्रिंसिपल से हो सकता है अपना जो व्यवहार है वो किस तरीके का रहे, या फिर और भी कई तरह की बातें हैं वो इसमें हमें दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ विसंगतियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है, लेकिन जो टीचर्स भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा जटिल उन्होंने बना दिया है, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ दोस्तों, और इतनी जटिलता शायद ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों पर तनाव बढ़ेगा और साथ ही जो टीचर्स बनना चाहते हैं वो लोग टीचर्स बनने के प्रति जो उनकी रुचि है वो कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इतनी परीक्षाएं पास करने के बाद जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो भला टीचर ही क्यों बनना चाहेंगे। वो इतनी तैयारी अदर किसी एग्ज़ाम में करेंगे तो शायद वो वहाँ पर सक्सेस हासिल कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी की है उसमें टीचर्स भर्ती के अंदर जो विसंगतियां मुझे दिखाई दी उस पर मैंने अपनी बात रख दी है। तो इस तरीके से आपको टीचर्स बनना है तो इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कई स्टेट्स में विरोध हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन या तनाव नहीं लेना है। जो भी होगा वो हो जाएगा। फिलहाल आपको अपनी तैयारी करनी है, अच्छी मेहनत करनी है। इस तरीके से आप यदि टेंशन लेंगे तो टेंशन लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि एक अच्छी तैयारी आप करते रहें। आपका जो सपना है उसको पूरा करने की जो जिद है, जुनून है, डेडिकेशन है वो आप में बना रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जीवन में केवल सोचने से ही काम नहीं बनेगा दोस्त। तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, ये केवल तुमने सोचा है, दृढ़ निश्चय नहीं किया है। तो दोस्त दृढ़ निश्चय करना होगा, केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तुम्हें ठानना भी होगा। जी हाँ साथियों, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो दृढ़ संकल्प लेना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तब तक तुम्हें बिना रुके बिना थके लगातार निरंतर चलते रहना।